हेलो दोस्तों। 9 क्लास के पहले चैप्टर का ये तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक के पहले दो भाग में हमने भौतिक राशि की परिभाषा, फिर भौतिक राशि के दो भाग, देशिक और अदेशिक, और उसके बाद इकाई की परिभाषा और इकाई के दो भाग, मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बारे में हमने चर्चा की थी। आज उसके आगे की थोड़ी पढ़ाई करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये मेरा वीडियो देख ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, इस माप लेसन का, इस माप पार्ट का जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया था, सेकंड भाग, ठीक है, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वो भाग नहीं देखा हो अभी तक, देख लीजिए। नहीं देखा होगा तो आपको ये वीडियो उतना समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करता हूँ, लेकिन रिवाइज में मैं सिर्फ इसकी परिभाषाओं का रिवाइज करूँगा। वो एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आपको उसी वीडियो में देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार उसकी परिभाषा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भौतिक राशि कैसे कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा था जिन भी भौतिक राशियों को मापतोल किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के उदाहरण मात्रा, भार और आयतन, क्षेत्रफल, तापमान, ये सब, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, अदेशिक राशि और देशिक राशि। जिन भी भौतिक राशियों से सिर्फ परिमाण का बोध होता है लेकिन दिशा का बोध नहीं होता, उससे हम लोग अदेशिक राशि कहते हैं। जैसे कि मात्रा और लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जिन भी भौतिक राशियों का या फिर जिन भौतिक राशियों से हमें परिमाण और दिशा दोनों का बोध हो, उसे हम लोग देशिक राशि कहते हैं। जैसे कि वेग, भार और विस्थापन, त्वरण, ये सारी चीज़ें। अब जिनको ये अदेशिक और देशिक में अंतर नहीं समझ में आ रहा ना, उनको मेरा पिछला वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इकाई की परिभाषा बताई थी। इकाई मैंने कहा था, इकाई मानी हुई एक प्रमाणिक राशि है जिसके रूप में उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियां व्यक्त की जाती है या फिर प्रकट की जाती है। देखो, अभी जो मैंने परिभाषा बोला उससे समझ में नहीं आएगा आपको, तो आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। आगे बोलते हैं, ठीक है। इकाई को हमने दो भागों में बांटा था, एक मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। मौलिक इकाई के बारे में मैंने बताया था कि ये मौलिक इकाई वो इकाई है जो स्वतंत्र अवस्था में रहती है, स्वतंत्र अवस्था में रहती है, यानी कि एक तरह से आज़ाद रूप में रहती है। ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं रहती है या फिर किसी के भरोसे नहीं रहती है, ठीक है। और इसी से दूसरी भौतिक राशियों की इकाइयाँ उत्पन्न की जाती है या फिर उन भौतिक राशियों की इकाइयों को बनाया जाता है या फिर गठित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था व्युत्पन्न इकाई। तो मौलिक इकाइयों से गठित, यानी कि मौलिक इकाइयों से बने हुए इकाइयों को ही व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इतना ही चर्चा किया था, इसके आगे मैंने चर्चा नहीं की थी, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सारे के सारे भौतिक राशियों की कोई ना कोई इकाई होती है। जैसे कि भौतिक राशियों में मात्रा। अब मात्रा एक भौतिक राशि है, लेकिन ये जो मात्रा वाली भौतिक राशि है, इसकी इकाई मैंने बताया था कि ग्राम या फिर किलोग्राम। बहुत से लोग ग्राम और किलोग्राम को भार की इकाई मानते हैं, लेकिन भार जो भी भौतिक राशि है, उस भार वाले भौतिक राशि की इकाई ग्राम या किलोग्राम नहीं है ना। मैंने पिछले वीडियो में इसको विस्तार से समझाया था, भार और मात्रा में क्या अंतर होता है। उसी तरह से जब हम तापमान नापते हैं, जब आप मोबाइल में देखते हो कि आज कितना तापमान है, तो आप तापमान में देखोगे जैसे कि आज का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो ये तापमान के साथ 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सेंटीग्रेड हमारा तापमान की इकाई है ना। तो जो सेंटीग्रेड है, अब ये किसकी इकाई है? ये तापमान वाले भौतिक राशि की इकाई है। तो लगभग सभी भौतिक राशियों की कोई ना कोई इकाई होती जरूर है, ठीक है।
अब अगर हर एक भौतिक राशि की इकाई होती है, लेकिन एक चीज ये भी समझना जरूरी है कि कुछ भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाइयां होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। अब किन भौतिक राशियों की इकाई होती है? जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरी कितनी उंगलियां हैं, आप पाँच पाँच सीधे सीधे 5 उंगलियां कह सकते हैं। वहीं पे अगर मैं अपने हाथ में 4 एप्पल रख दूं तो बोलोगे कितने एप्पल हैं? तो आप बोलोगे 4 एप्पल हैं। तो सिर्फ 4 कहने से बात खत्म हो जाती है, उंगलियों में 5 कह देने से खत्म हो जाती है बात। वहीं पे अगर आप बोले कि ये जो एप्पल है कितने ग्राम का है, तो आप 250 ग्राम बोलोगे, मतलब 250 के साथ आपको ग्राम लगाना पड़ता है। तो जब ग्राम लगाते हैं वहाँ इकाई लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब आप किसी सामान को गिन के बताने वाले हो तो वहाँ पे कोई इकाई नहीं चाहिए, सीधे सीधे बोलोगे 5 या 4, इतना बोलना काफ़ी है। ठीक है, तो ये बताना जरूरी है कि हर एक भौतिक राशियों की इकाई नहीं होती है। अब कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसकी इकाई नहीं होती है? इसके लिए आपको समझना होगा पदार्थ और अणु और परमाणु के बारे में। ठीक है, तो शॉर्ट में समझाता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास अगर आपने बालू देखा होगा, तो बालू का अगर उसका एक छोटा हिस्सा उसको निकालने की कोशिश करेंगे, उसका एक टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़े को निकालने की कोशिश करेंगे, तो वह आपको मुश्किल से दिखाई देगा। अगर वो मुश्किल से दिखाई देता है तो कम से कम उससे हम अणु कहते हैं। मतलब किसी भी सामान के सबसे छोटे हिस्से को जो कम से कम दिखाई देता है उससे हम लोग अणु कहते हैं। लेकिन अणु को अगर हम और छोटे टुकड़े करें, और छोटे टुकड़े करने से वो अगर वो दिखाई ही ना दे तो उससे हम लोग परमाणु कहते हैं। क्यों? यानी कि एक अणु बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो एक अणु में बहुत सारे परमाणु आपको मिल जाएंगे, लेकिन परमाणु क्योंकि दिखाई नहीं देता है तो उसे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब अगर हम परमाणु को माइक्रोस्कोप से देखें तो पता चलेगा कि तो पता चलेगा ये जो परमाणु है उसमें और भी चीज़ें कुछ मौजूद होती हैं। उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संरचना के बारे में मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, सिंपल में मैं इतना बताऊंगा। अगर हमें किसी परमाणु का भार ज्ञात करना है तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं उनका टोटल नंबर, उनकी टोटल संख्या ही, कुल संख्या ही परमाणु का भार होता है। जैसे मैंने अभी अभी एप्पल का उदाहरण दिया था, 4 एप्पल है तो हम 4 एप्पल बोलेंगे। उसी तरह से एक परमाणु के अंदर कम से कम 3 तत्व तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, लेकिन हम केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों की कुल संख्या को ही परमाणु का भार समझ लेते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन को गिनती में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, या फिर उसमें कोई भी चार्ज या फिर आवेश नहीं होता है, यानी कि कोई उसमें इलेक्ट्रिक चीज़ नहीं होती है। सिंपल भाषा में उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, मतलब चार्ज नहीं होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, तो हम लोग उसी को गिनती में लेकर हम लोग परमाणु का भार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम जैसे कि ऑक्सीजन आपने देखा तो नहीं होगा क्योंकि वो इतना छोटा अणु होता है कि दिखाई नहीं देता, जो हमारे नाक के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाता है और शरीर में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन इतना छोटा होता है कि दिखाई नहीं देता। तो अगर हम उसका परमाणु भार जानना चाहेंगे, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन 8 होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी 8 होते हैं, यानी कि 8 और 8 कम से कम 16 होते हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन का परमाणु भार जानना है, हम सीधे सीधे उसे 16 कहेंगे। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? 16। तो इस हिसाब से हम लोग 16 के आगे कोई भी इकाई नहीं लगा रहे। ठीक है, हम उसे सिर्फ 16 कहेंगे, ना तो हम उसे 16 किलोग्राम कहेंगे, ना तो हम उसे 16 किलोमीटर कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी अगर आप उसमें कोई इकाई लगाना चाहते हो तो उसमें AMU ऐसा लगाया जाता है। अब AMU ना तो मीटर है ना तो ग्राम है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई ऐसा कहा जाता है। तो उसे शॉर्ट में AMU कहेंगे, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग किसी
परमाणु का जो परमाणु भार होता है उसको हमने बताया कि उसको पता कैसे करना है या फिर उसकी इकाई कैसे लगानी है। अब इसके बाद और भी एक चीज़ होता है, किसी भी तत्व का आपेक्षिक घनत्व। अब आपेक्षिक घनत्व समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको किसी का घनत्व समझना पड़ेगा। अब घनत्व क्या होता है इस वीडियो में मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसलिए ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है बस इतना बताऊंगा कि आपेक्षिक घनत्व का भी कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, बस उसको ऐसे नंबर में सीधे सीधे बोल सकते हैं। अब इसको मैं किसी चौथे या पांचवें वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, इसलिए अभी मैं आपेक्षिक घनत्व के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। तो सीधे सीधे हम आज की पढ़ाई को आगे करते हैं। अभी तक हमने समझा कि परमाणु भार और आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनकी इकाइयां नहीं होती है, और जिन भौतिक राशियों की इकाइयां नहीं होती है उन्हें हम इकाई विहीन राशियां या फिर इकाई विहीन भौतिक राशियां कह सकते हैं, या फिर बिना इकाई वाली भौतिक राशि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक राशि और इकाइयों को हम भली भांति समझ चुके हैं, लेकिन अगर आप भौतिक राशि और इकाइयों को विस्तार से जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही भौतिक राशि की इकाइयाँ अलग अलग हैं। जैसे कि सिर्फ मात्रा की इकाई ग्राम, फिर किलोग्राम, ऐसा कुछ है। उसी तरह से समय की इकाई तो सेकेंड है, और आगे भी सेकेंड ही है, हालांकि मिनट और घंटा भी होता है ना, लेकिन ज़्यादातर सबसे छोटी या बड़ी वो सेकेंड हमेशा रहता है। ठीक है, सेकेंड हमेशा रहता है। उसी तरह से लंबाई की इकाई पहले सेंटीमीटर, फिर मीटर, उसके बाद किलोमीटर। तो एक तरह से अलग अलग इकाइयाँ, एक ही भौतिक राशि में अलग अलग इकाइयाँ व्यक्त किया जाता है ना। तो अगर हम सबसे छोटी इकाइयों की बात करें, छोटी इकाइयों में से सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड ये सब आते हैं। उसी तरह से बड़ी इकाइयों में से मीटर, किलोग्राम और सेकंड, वो भी सेकंड भी बड़ी ही है, हालांकि सेकंड कहने से बड़ी इकाई में से घंटा भी आता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बड़ी इकाइयों में सेकंड को ही लिया जाता है, क्योंकि सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से घंटा बनता है ना। तो इस तरह से समय को हम उस तरह से नहीं लेते कि उसकी बड़ी इकाई मिनट या घंटा होगा। एक दूसरा कारण भी है कि क्योंकि समय कोई परिमाण नहीं है, इसलिए इसकी छोटी और बड़ी इकाई हमेशा सेकंड में ही लेंगे। ठीक है, सेकंड में ही लेंगे, और दूसरा कोई कारण नहीं है। हालांकि बड़ी इकाई आप मिनट, घंटा मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है इसीलिए हम हमेशा इसकी छोटी इकाई और बड़ी इकाई हमेशा सेकंड में ही लेंगे। बाकी इतना तो समझ में आ गया होगा कि छोटी इकाइयों में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड ये सब आते हैं, और बड़ी इकाइयों में से मीटर, किलोग्राम और सेकंड ये सब आते हैं। ठीक है, तो एक तरह से हम ये जो इकाइयाँ दिखा रहे हैं या फिर ये जो राशियों को व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो इनको व्यक्त करने के कुछ अलग अलग पद्धतियाँ या फिर अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं। छोटी इकाइयों को अलग से दिखा रहे हैं, बड़ी इकाइयों को अलग से दिखा रहे हैं। तो ये जो भौतिक राशियों को हम अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं या फिर अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त कर रहे हैं, है ना, तो अलग अलग तरीक़ों से व्यक्त करना ही मापक प्रणाली कहलाता है, या फिर मापने की पद्धति कहलाता है, या फिर मापने की प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा बोलता हूँ मैं। ठीक है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए या फिर भौतिक राशियों को दिखाने के लिए, ठीक है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन प्रणालियों को प्रयोग में लाया जाता है या फिर जिन प्रणालियों का हम प्रयोग करते हैं उसे ही मापक प्रणाली कहते हैं, या फिर उसे ही मापक पद्धति कहते हैं, या फिर उसे ही मापने की पद्धतियाँ कहते हैं, या फिर मापने की प्रणाली कहते हैं। ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहेंगे। ठीक है, तो अब क्योंकि हम समझ चुके हैं मापने की अलग अलग पद्धतियाँ होती है, तो कम से कम इन पद्धतियों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम की जगह पर आप प्रणाली हिंदी में बोलेंगे या फिर पद्धति। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस प्रणाली या फिर सीजीएस पद्धति, ये कुछ भी बोल सकते हैं। सीजीएस के अलावा इनके और
3 नाम हैं। उनमें से एक है मैट्रिक पद्धति या फिर मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक के अलावा फ्रेंच सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। तो सीजीएस के अलावा इन्हें मैट्रिक, डेसिमल और फ्रेंच इन अलग अलग नामों से इसे बुला सकते हैं या फिर कह सकते हैं। ठीक है, अब इनकी परिभाषा क्या होगी? मापने की वह पद्धति, ठीक है, मापने की वह पद्धति जिसमें दूरी की इकाई या फिर लंबाई की इकाई सेंटीमीटर, मात्रा की इकाई ग्राम और समय की इकाई सेकंड को शामिल किया गया है, उसे ही हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अब इकाइयाँ कौन कौन सी है वो तो हम सब बता ही चुके हैं। अब बात करते हैं एमकेएस पद्धति या फिर एमकेएस सिस्टम या फिर एमकेएस प्रणाली। तो मापने की वह पद्धति या फिर मापने की वह प्रणाली जिसमें दूरी की इकाई मीटर, मात्रा की इकाई किलोग्राम और समय की इकाई सेकंड को शामिल किया गया है, उसे ही एमकेएस सिस्टम कहा जाता है या फिर एमकेएस प्रणाली कही जाती है। ठीक है, एक और पद्धति है, एक और सिस्टम है जिसके बारे में बताते हैं। ठीक है, उस सिस्टम का नाम है एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट, इसका पूरा नाम कहने से सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। अब इसको इंटरनेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर व्यक्त किया जाता है। ठीक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामले में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में सब पहले सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन विज्ञान के क्षेत्रों में वो अलग अलग जगह पर एक ही तरह के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे या फिर अलग अलग तरीके के इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे। या तो सीजीएस चलेगा या तो फिर एमकेएस चलेगा। ठीक है, या फिर और भी अलग अलग देशों में ये जो भौतिक राशियाँ हैं या फिर उनकी जो इकाइयाँ हैं वो एक समान नहीं थे। वो एक समान ना होने के कारण अलग अलग देश के वैज्ञानिकों को इनको व्यक्त करने में समस्या आती थी। तो इसीलिए 1960 ईस्वी में विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने ये भौतिक राशियों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नई प्रणाली को जन्म दिया या फिर एक नई प्रणाली को व्यक्त किया या फिर एक नई प्रणाली को बनाया। ठीक है, उससे हम लोग एसआई यूनिट कहते हैं या फिर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं या फिर एसआई पद्धति कहते हैं या फिर एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा बोल दिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो कि असल में एसआई यूनिट की ज़रूरत क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा विस्तार से समझाते हैं। सीजीएस जो नाम है, सीजीएस वो सीजीएस ऐसा नाम है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड आता है। तो सीजीएस इन तीनों को मिलकर ही बना है। उसी तरह से एमकेएस में एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड, यहाँ सेकंड ही आता है। एसआई सिस्टम में, अब एसआई सिस्टम नाम तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे वो एमकेएस का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है, यानी कि एमकेएस को ही थोड़ा से सुधार करके बनाया गया है। ठीक है, एमकेएस में जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड था तो मीटर किलोग्राम सेकंड ही एसआई यूनिट में शामिल है। ठीक है, लेकिन उस मीटर किलोग्राम सेकंड के अलावा और 4 तरह की इकाइयों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 4 तरह की इकाइयों को थोड़ा सा विस्तार से जानना पड़ेगा हमें। ये 4 तरह की इकाइयाँ, उनमें से एक है केल्विन, फिर एम्पियर, कैंडला और मोल। कम से कम ये 4 हैं, यानी कि एमकेएस में ही इन 4 तरह के नई इकाइयों को जोड़कर एसआई यूनिट बनाया गया है। ठीक है, तो इस एसआई यूनिट की आवश्यकता क्या है ये तो मैं बता चुका हूँ। पूरे विश्व भर के वैज्ञानिकों को अपने काम में एक समान इकाई का प्रयोग करने के लिए इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो इकाइयाँ होती है, इनके इकाइयों के बारे में विस्तार से बताने में बहुत समय लगेगा, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं वो सब आज ही नहीं बता पाऊँगा, तो वो फिर कभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।
जय हिंद, जय भारत।